तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके अपने क्लास 10th का हिंदी चैप्टर 12 शिक्षा और संस्कृति, जिसके लेखक है महात्मा गांधी। और सबसे पहले हम लोग ना, अगर आप लोग को मैं एक बात बता दूं कि अगर आप चैप्टर कहीं भी नहीं पढ़े हैं, बुक नहीं पढ़े हैं, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको मैं 3 लेक्चर प्रोवाइड करूंगा, उस तीनों लेक्चर आपको देख लेना है, जिससे आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, लेखक परिचय क्लियर हो जाएगा और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव VVI सब करवा दूंगा। इससे बाहर बोर्ड में कुछ नहीं आएगा। तो अभी हम लोग सबसे पहले लेखक परिचय पढ़ते हैं शिक्षा और संस्कृति के। तो बाबू, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि शिक्षा और संस्कृति के लेखक जो है महात्मा गांधी है। और इनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। और इनके पिताजी का जो नाम था वो करमचंद गांधी था और माताजी का नाम था वो पुतलीबाई था। तो उसके बाद अभी हम लोग नीचे चलते हैं, स्क्रॉल करते हैं और महात्मा गांधी के बारे में और जानकारी लेते हैं। यहाँ से ना एक महत्वपूर्ण VVI क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप बन सकता है, जैसे कि पूछ लेगा आपसे कि हाँ, वकालत की पढ़ाई करने के लिए महात्मा गांधी कहाँ गए और कब गए। तो आपको बता देना है 14 दिसंबर 1888 ईस्वी में हुए वकालत की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन यूनिवर्सिटी गए। मतलब यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में वह क्या चीज़ की पढ़ाई करने गए, वकालत की पढ़ाई करने गए। और वकालत की पढ़ाई कब करने गए, तो 14 दिसंबर 1888 ईस्वी को वो वकालत की पढ़ाई करने गए थे। अब इसके नीचे पढ़ते हैं हम लोग, क्या लिखा है कि लंदन 1883 ईस्वी में कम उम्र में ही उनका विवाह कस्तूरबा बाई से हुआ, जो स्वाधीनता संग्राम में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चली। गांधी जी के जीवन में दक्षिण अफ्रीका 1893 से 1914 ईस्वी के प्रस्ताव ऐतिहासिक कराया। 1883 ईस्वी में कम उम्र में ही उनका विवाह कस्तूरबा बाई से हो गया। अगर आपसे कोई पूछ दे कि महात्मा गांधी के पत्नी का नाम क्या था, तो कस्तूरबा बाई बोलना है। और उनका शादी कब हुआ, तो 1883 ईस्वी में ही उनका शादी कर दिया गया था। और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चली। गांधी जी के जीवन में दक्षिण अफ्रीका 1893 से 1914 ईस्वी के प्रवास का ऐतिहासिक महत्व है। वहीं उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसा का पहला प्रयोग किया। अगर हमारे भारत को आज़ाद कराने में अगर सबसे पहला प्रयोग अगर कोई किया है, कदम अगर रखा है, तो महात्मा गांधी ही थे। और उन्होंने ना सबसे पहले ही अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसा का पहला प्रयोग इन्होंने ही किया था। और उसके बाद क्या कहता है, नीचे स्क्रॉल करके पढ़ते हैं हम लोग। 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी भारत लौट आए और स्वाधीनता संग्राम में कहता है 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी जो है भारत लौट आए। मतलब जो महात्मा गांधी बाहर पढ़ाई करने के लिए गए थे, वह 1915 ईस्वी में ना भारत लौट आए और स्वाधीनता संग्राम में कूद उतरे। और स्वाधीनता संग्राम मतलब कि अपने देश को जिताने के लिए, अपने देश के प्रति अपने आर्थिक दिखाने के लिए और साथ ही साथ संग्राम करने के लिए वह ना अपने स्वाधीनता संग्राम में कूदे और सत्य का प्रयोग किए। महात्मा गांधी जी जो थे वह कभी भी असत्य के राह पर नहीं चलते थे। अगर किसी से मार भी करना था ना, तो वो अगर किसी से मार भी करना पड़ता था तो वो सत्य का ही प्रयोग करते थे। सबसे बड़ा हथियार अगर महात्मा गांधी का माना जाता है तो सत्य और अहिंसा को ही माना जाता है। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी ने कभी भी सत्य के खिलाफ नहीं गए और सत्य के बल पे ही इतना अहिंसात्मक और सत्य के प्रति इतना जो सत्याग्रह चलाएं, जिससे कि हमारे भारत को कई गुना बूस्ट मिला कि अंग्रेजों से लड़े और उससे लड़के उससे आगे निकले और हम अपने आप को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करें। उसके बाद यह कहता है कि उन्होंने स्वराज की मांग की, सर्वोदय का कार्यक्रम चलाया, स्वदेशी का नारा दिया, समाज में व्यापक ऊंच नीच और साथ ही साथ क्या कहते हैं कि जाति धर्म के विभेदक भाव को मिटाने की कोशिश की और अंततः अंग्रेजों के गुलामी से भारत को आज़ादी दिलाई। आज़ादी लड़ाई में गांधी जी की रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा है। देखो, पहली बात तो ये समझ लो आप लोग कि महात्मा गांधी ऐसा सिर्फ नाम महात्मा गांधी नहीं था, उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी।
तो उनका नाम ना रविंद्रनाथ टैगोर ने यह इतना अहिंसात्मक और ऊंच जाति नीच जाति काले गोरे में कोई भेदभाव नहीं, सबको मिटा है, ये इतना कोशिश इनका रहा और अंततः अंग्रेजों के गुलाम से भारत को आज़ादी दिलाई। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें ना महात्मा गांधी मतलब गांधी जी को महात्मा का उपाधि दे दिए। महात्मा मतलब महान है ये आदमी, महान है जो आत्मा महात्मा, तो महात्मा गांधी का उपाधि महात्मा का उपाधि दे दिए। अब आपसे बोर्ड में पूछ सकता है कि गांधी जी मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा का उपाधि किसने दिया, तो हम लोग सीधा सीधा आंसर बता देंगे। क्या बताएंगे? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब उसके बाद कहता है उन्हें बापू, राष्ट्रपति आदि कहकर कृतज्ञ राष्ट्र याद करता है। आज हम लोग भी उन्हें क्या चीज़ के कह के बोधित करते हैं? बापू कह के, राष्ट्रपिता कह के, यह कह के हम उनको याद करते हैं। और गांधी जी ने हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरा प्रयोग आदि पुस्तकों लिखी। अब तो आपसे अगर पूछ ले बोर्ड में कि हाँ गांधी जी के 2 पुस्तकों के नाम लिखे, तो हम लोग सीधा सीधा बता देंगे हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरा प्रयोग आदि पुस्तकों लिखी। कौन लिखे? तो महात्मा गांधी लिखे। अब यहाँ पे आगे कहता है, रुक गया था, अब मैं इससे आगे कंटिन्यू करता हूँ बाबू। तो समझिएगा, मैंने बोला था यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आप लोगों को क्लियर हो सकता है। यहाँ पे क्या लिखा है एक बार पढ़िएगा। 30 जनवरी 1948 ईस्वी में नई दिल्ली में एक सिरफिरों ने उनकी हत्या कर दी और गांधी जी की स्मृति कि पूरा राष्ट्र जो है इनकी मृत्यु के मतलब जो इनका मृत्यु हुआ 30 जनवरी 1948 में नई दिल्ली के सिरफिरों ने उनकी हत्या कर दी और गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मतलब कि राष्ट्रीय में मतलब कि सिर्फ अपने ही राष्ट्र में नहीं, अपने राष्ट्र से बाहर राष्ट्र में भी महात्मा गांधी का दिवस मनाया जाता है, जो कि अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ और पूरा चैप्टर आज ख़त्म कर देंगे हम लोग, नहीं तो अगर ख़त्म नहीं हुआ तो नेक्स्ट लेक्चर में पूरा चैप्टर ख़त्म कर देंगे। चलिए, कहता है शिक्षा और संस्कृति। अब इसमें पढ़ने का ऐसा है, देखिए पढ़ते हैं पूरा चैप्टर को हम लोग आज समझेंगे और पूरा चैप्टर नहीं हुआ भी समाप्त तो हम लोग आधे चैप्टर कंप्लीट करके और आधा अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसके बाद VBI ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए चलते हैं। क्या कहता है कि शिक्षा और संस्कृति अहिंसक प्रतिरोध सबसे उत्तात और बढ़िया शिक्षा वह बच्चों को मिलने वाली साधारण अक्षर ज्ञान की शिक्षा के बाद नहीं बल्कि पहली होनी चाहिए। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि बच्चे की वह वर्णमाला लिखे। कहता है क्या महात्मा गांधी कहना चाह रहे हैं कि शिक्षा और संस्कृति अहिंसक प्रतिरोध सबसे उत्पाद और बढ़िया शिक्षा है। क्या होता है महात्मा गांधी के हिसाब से कि सबसे पहले बच्चे को वर्ण क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि साधारण अक्षर ज्ञान से शिक्षा बात मतलब सबसे पहले अक्षर ज्ञान जो बच्चा को मिलता है ना, क ख ग ऐसे करके कि हाँ बुआ बोलो क ख, तो इससे भी पहले ना उनको यह चीज़ का ज्ञान देना चाहिए कि शिक्षा क्या होता है, संस्कृति हमारे रिवाज रीति रिवाज और अहिंसा हमको ना किसी से मार करके नहीं, उससे प्रेम करके सत्य के भाव से उससे लड़ना है। ऐसा नहीं है कि किसी से लड़ाई हुआ सीधा लाठी भरचा उठा के उसको मारना शुरू कर दिए। चलिए आगे चलते हैं। कहता है लिखे और संस्कारिक ज्ञान प्राप्त करे उसे पहले यह जानना चाहिए कि आत्मा क्या है। कहता है लिखे और संसार का जो ज्ञान बच्चा को प्राप्त करवाते हैं उससे पहले बच्चा को यह ज्ञान दीजिए कि आत्मा होता क्या है, सत्य क्या है, प्रेम क्या है और आत्मा में क्या क्या शक्तियाँ छुपी हुई है। शिक्षा का जरूरी अंग यह होना चाहिए कि बालक जीवन संग्राम में प्रेम से घृणा को, सत्य से असत्य को और कष्ट सहन के हिंसा को आसानी के साथ जीतना सीखे। ऐसा न हो कि बच्चा को प्रेम क्या है, सत्य क्या है कुछ पता ही नहीं है और संसार का जो ज्ञान है, जो संसार की बातें हैं, संसार की किताब
भाव की पढ़ाई है, इस चीज़ को पढ़ाए जा रहे हैं और उसको यही पता नहीं है कि हाँ सत्य से सब कुछ जीता जा सकता है और वही असत्य के राह पर चलेंगे तो हमारा सब चीज़ बर्बाद हो जाएगा। अगर जिस बच्चे को यह ज्ञान नहीं रहेगा तो वह बच्चा क्या करेगा, सत्य के राह पर न चल के असत्य के राह पर चलेगा, क्योंकि असत्य के राह पर चलना बहुत ईजी होता है और सत्य के राह पर चलना बड़ा कठिन होता है बाबू। तो यही कहते हैं महात्मा गांधी कि सबसे पहले बच्चा को सत्य का पता चलना चाहिए, प्रेम क्या है, सत्य क्या है, ये सब पता चलना चाहिए, आत्मा का ज्ञान पता चलना चाहिए, उसके बाद अक्षर ज्ञान दीजिए, उसको किताबी भाषा पढ़ाइए। चलिए आगे पढ़ते हैं। कहता है मेरी राय में बुद्धि की सच्ची शिक्षा, मेरी राय में बुद्धि की सच्ची शिक्षा शरीर की स्थूली इंद्रियां अर्थात हाथ पैर आँख कान नाक वगैरह के ठीक ठीक उपयोग और तालीम के द्वारा हो सकती है। दूसरे शब्द में बच्चे के द्वारा इंद्रिया का बुद्धिपूर्वक उपयोग उसकी बुद्धि के विकास का जल्द से जल्द और उत्तम तरीका है। कहता है क्या कि हमारे नज़र में, दूसरे शब्द में मैं यह कहना चाहूँगा कि बच्चों के द्वारा जो इंद्रिया उनका होता है अंदर इंद्रिया, उनको न बुद्धिपूर्वक उपयोग करें, उसकी बुद्धि के विकास को जल्द से जल्द और उत्तम तरीका हो, परंतु शरीर और मस्तिष्क के विकास के साथ साथ आत्मा की जागृति भी उतनी ही नहीं होगी, तो केवल बुद्धि का विकास घटिया और एकांगी वस्तु की ही साबित होगा। कहता है कि अगर मान लो कि उसको शारीरिक ज्ञान मिल रहा है, बुद्धि मिल रहा है, लेकिन मस्तिष्क का विकास हो रहा है और आत्मा की जागृति नहीं हो रहा है, आत्मा की जागृति नहीं हो रहा है, तो क्या कहता है, नहीं हो रहा है तो केवल बुद्धि का विकास घटिया हो सकता है। अगर सिर्फ और सिर्फ बुद्धि का विकास है तो वह घटिया है, एकांकी है। इसीलिए मस्तिष्क का ठीक ठीक और स्वर्गहीन विकास तभी हो सकता है जब साथ साथ बच्चे की शारीरिक और आध्यात्मिक शक्तियों की भी शिक्षा होती रहे। यह सब बातें अविभाज्य है, इसीलिए सिद्धांत के अनुसार यह मान लेना कुतर्क होगा कि उनकी विकास अलग अलग या एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में किया जा सकता है। अब चलिए आगे चलते हैं, क्या कहते हैं महात्मा गांधी। फिर कहते हैं क्या, शिक्षा से मेरा अभिप्राय, मतलब कि शिक्षा को लेके मेरा अपना राय यह है कि बच्चे और मनुष्य की शरीर बुद्धि और आत्मा के सभी उत्तम गुणों को प्रकट किया जाए। ऐसा नहीं है कि मनुष्य के शरीर का कोई बुद्धि उसको पता ही नहीं है और किताबी भाषा उसको वर्ण अक्षर शब्द अक्षर पढ़ाए जा रहे हैं। कहता है पढ़ना लिखना शिक्षा का अंत तो है ही नहीं। कहता है पढ़ाई लिखाई आदमी को, आप लोग देखते होइएगा अपने दैनिक जीवन में कि पढ़ाई लिखाई लोग कहाँ कहाँ तक करता है, कोई और अंत है पढ़ाई लिखाई का, कोई और अंत पढ़ाई लिखाई का नहीं है। कहता है वह पुरुष और स्त्री को शिक्षा देने के साधनों में केवल एक साधन है। कहता है वह पुरुष स्त्रियों में शिक्षा देने का एक साधन है कि हाँ ऐसा पढ़ा जाता है, इससे यह चीज़ की जानकारी होती है, इस चीज़ से उसको ना सिर्फ और सिर्फ शिक्षा देने का एक साधन है, न कि पूर्ण रूप से उसको अक्षर शिक्षा पर निर्भर कर दीजिए। नहीं, उसको सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाइए, आत्मा क्या है, प्रेम क्या है, इस चीज़ का पाठ पढ़ाइए, तब जाके बच्चा कुछ आगे कर पाएगा। आगे कहता है इसीलिए तो मैं बच्चों की शिक्षा प्रारंभ इस तरह करूंगा कि उसे कोई उपयोगी दस्तकारी सिखाई जाए और जिस क्षण से वह अपनी तालीम शुरू करे उसी क्षण से उसे उत्पादन का काम करना योग्य बना दिया जाए। और कहते हैं महात्मा गांधी जी का क्या तर्क था कि इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं जब शिक्षा प्रणाली लाऊंगा तो ऐसा शिक्षा प्रणाली लाऊंगा कि वह बच्चा ना ऐसा मैं कुछ सिखा जाऊंगा जिससे कि वह उसी समय उस शिक्षा के बल पर कोई चीज़ उत्पाद करके ना उससे वह अपना इनकम अपना कमाई कर सकता है। कहता है मेरे मतानुसार इस प्रकार की शिक्षा पद्धति में मस्तिष्क और आत्मा का उत्तम विकास संभव है। इतनी ही बात है कि आजकल की तरह
प्रत्येक दरकारी केवल यांत्रिक ढंग से न सिखाकर वैज्ञानिक ढंग से सिखाना पड़ेगा। एकदम सही बात कहें कि अगर किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकल रूप से आपको समझाएंगे ना तो वह तुरंत आपके माइंड में चला जाएगा। अगर हम उसको ना यांत्रिक ढंग से समझा रहे हैं, जैसे कि हम अपने अंदर से पढ़ा रहे हैं, हमको पता ही नहीं है कि आगे हमारा बच्चा जो पढ़ रहा है उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ऐसा पढ़ाई पढ़ाना ही नहीं चाहिए। जो बच्चा को समझ में नहीं आए अपने आप से अंदर से बढ़ाए, अपने समझे और ख़त्म। अगर हम आपको समझा रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक हमारा पढ़ाना ही सफल नहीं हुआ। तो वही कह रहे हैं कि यांत्रिक ढंग से न सिखाकर वैज्ञानिक ढंग से सिखाना पड़ेगा। अगर किसी चीज़ को वैज्ञानिक ढंग से सिखाएंगे तो तुरंत उस चीज़ को माइंड ना तुरंत उस चीज़ के लिए एक्टिव होगा, और वह चीज़ करने के लिए वह तुरंत ये क्या हो जाता है कि तुरंत छोड़ो कहता है, अर्थात बच्चे को प्रत्येक प्रक्रिया का कारण जानना चाहिए। वही बात है। देखो खान सर का, आप लोगों का एक बात मैं बताना चाहूँगा, खान सर का क्या मकसद है जो इतना फेमस हो गए। खान सर जैसे तो बहुत सारे टीचर थे, लेकिन और टीचरों ने कहा नहीं क्यों नहीं फेमस हुए। तो खान सर का एक ही मकसद है कि उनका वीडियो को अगर और गौर से देखिएगा तो उन्होंने ना जो भी वीडियो जो भी चीज़ बताए ना उसका कारण बताते हैं, अंदर खोज के उस चीज़ का कारण बताते हैं। लेकिन अभी के जो टीचर लोग हैं वो डायरेक्ट पढ़ा देंगे और उसको कैसे आया क्या कारण है वह चीज़ को बताते ही नहीं है, जिसकी वजह से बच्चा को कम समझ में आता है। और वही खान सर के वीडियो बूढ़े से बूढ़े आदमी को दिखा देंगे फिर भी वो लोग समझ जाएगा। क्यों? क्योंकि खान सर नीचे से पूरा अंदर से उनका कारण स्पष्ट कराते हैं। कहता है आगे पढ़िएगा, आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि प्रारंभिक शिक्षा में सफाई, तंदुरुस्ती, भोजन शास्त्र, अपना काम आप करने और घर पर माता पिता के मदद देने वगैरह के मूल सिद्धांत शामिल हो। कहता है अगर आपको बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा देना है ना तो एक ऐसा शिक्षा दीजिए जिसमें कि वह घर पे जाए तो अपने मम्मी पापा का आदर करे और क्या करे, उनको जो है अति करने में हाथ बटाए। ऐसा ना हो कि यह बच्चा जो है, इस बच्चा को हम ऐसा शिक्षा दे ही दिए और मतलब कि किताबी शिक्षा दे रहे हैं और घर पर गया तो न पिता का इज्जत कर रहा है न माँ का इज्जत कर रहा है, तो ऐसा शिक्षा देना व्यर्थ है, ऐसा शिक्षा देना कोई काम का नहीं है। अच्छा ये बताइए आप लोग बच्चा कैसा बनाया है? हम एकदम परफेक्ट है ना? चलिए आगे चलते हैं। तो कहता है आगे कि मौजूदा पीढ़ी के लड़कों को स्वच्छता और स्वावलंबना का कोई ज्ञान नहीं होता है, वे शरीर से कमज़ोर होते हैं। इसीलिए मैं संगीतमय काव्यवाद जरिए उनकी अनिवार्य शारीरिक तालीम दिखलाऊंगा। अगर जो बच्चा न कोई चीज़ नहीं समझ पा रहा है, कोई कमज़ोर होता है बच्चा, उसको मैं अनिवार्य शारीरिक तालीम सिखाऊंगा, मतलब शारीरिक डांस सिखाऊंगा, जिससे भी वह तुरंत एक्टिव होकर कोई भी काम तुरंत करेगा और पैसा तुरंत कमा सकता है। आगे चलिए क्या कहता है कि इस प्रकार कताई और धुनाई, कताई धुनाई जानते हैं ना आप लोग? कताई मतलब कि जो रुई को काट के धुन के से वो बनाता है, क्या कहते हैं, रजाई। अभी ठंडी का मौसम आ रहा है, अब उसी का सीजन चल रहा है। देखिएगा गांव सब में ट्रैक्टर लेकर घूमेगा, कहेगा कपड़ा लाइए, उसको काट के बुन के हम आपके लिए कथी बना देते हैं, तोशक बना देते हैं, ब्लैंकेट बना देते हैं, बहुत सारा चीज़ बोलता है जिसको हम लोग बनवा भी लेते हैं। फालतू का कपड़ा है उसको क्या करेंगे भाई, सही बात है। तो कहता है इस प्रकार कताई धुनाई जैसे ग्राम उद्योगों द्वारा प्राथमिक शिक्षा देने की मेरी योजना में कल्पना यह है कि यह एक ऐसी शांत सामाजिक क्रांति की अग्रदूत बने जिसमें अत्यंत दूरगामी परिणाम भरे हुए हैं। कहता है मैं अगर शिक्षा दूंगा तो बच्चों को मैं यह सिखाऊंगा कताई धुनाई कैसे होता है, ग्राम में छोटा सा उद्योग कैसे लगाया जाता है, और मेरी योजना में कल्पना यह है कि यह एक ऐसी शांत सामाजिक क्रांति के अग्रदूत होगा, मतलब हम एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जो आगे होगा सबसे, जिससे अत्यंत दूरगामी परिणाम भरे हुए होंगे, उसके अंदर सब बहुत सारे सर्वसंपन्न गुण होगा उसके अंदर। आगे कहता है इससे नगर ग्राम के संबंध का एक स्वास्थ्यप्रद और नैतिक आधार प्राप्त होगा और समाज की मौजूद आरक्षित व्यवस्था और वर्गों के प्रसार विषयक संबंधों के कुछ बड़ी से बड़ी बुराई को दूर करने में
दूर करने में बहुत सहायता मिलेगी। इससे हमारे देहातों के दिन दिन बढ़ने वाले ह्रास रुक जाएंगे। जैसे कि हमारे गांव के लोग जो शहर में शिफ्ट हो रहे हैं और देहात में क्या हो रहा है, धीरे धीरे सब चीज़ ख़त्म हो रहा है, ह्रास हो रहा है, तो वह न ह्रास न होके वह दिन पर दिन बढ़ते जाएगी अगर हम बच्चों को ऐसा शिक्षा देना शुरू कर दे तो। उसके बाद कहता है जिसमें गरीब अमीर आकृति भेदभाव न हो, हर एक के लिए गुजर के लायक कमाई और स्वतंत्रता का अधिकार और आश्वासन हो। और कहना चाहते हैं महात्मा गांधी कि एक ऐसा समाज होना चाहिए जिसमें गरीबी अमीरी, कोई गरीब है, कोई भूखे मर रहा है, कोई एकदम जुए में हाथ बोरा हुआ है, तो ऐसा समाज नहीं होना चाहिए। हर एक बच्चा के अंदर कुछ ऐसा गुण होना चाहिए जिससे वह अपना जीवन चला सकता है, अपना जीवनी चला सकता है, अपना पेट पाल सकता है। तो ढेर रात हो गई है, नींद भी आ रही है मुझे। आज का क्लास में यहीं पे स्टॉप करके अगले लेक्चर में कंटिन्यू करूँगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे और मेरा पढ़ाई समझ में आए तब इस वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब कर नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।